निकलने की कोशिश करने के बजाय और अंदर चली जाती तो और भी ज्यादा लोग हो सकते थे। इस स्थिति से बाहर निकलने का उसका एकमात्र रास्ता सुरंगों के इस जाल को पूरी तरह से छोड़ देना था। आयना का खून उबलने लगा, उसके ब्लेड और शरीर पर हल्का लाल रंग छा गया। एक विचार के साथ वह अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ी। तीनों विकलांगों ने एक साथ प्रतिक्रिया की, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं असंबद्ध लग रही थीं। हालांकि वे चौथे आयाम के मनुष्यों जितने तेज थे, उनके जोड़ अक्सर अजीब कोनों पर मुड़ जाते थे, मानो वे सभी जगहों पर दोहरे जोड़ वाले हों। वे मानवों की तरह कम और किसी विदेशी प्रजाति की तरह अधिक चलते थे, जो छीने गए शरीरों की बदौलत अपने पैरों पर चलना सीख रहे थे। ये नज़ारा देखकर आयना की पीठ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, लेकिन यह उसके लिए अच्छी बात थी। जितना कम तालमेल था, उसके यहाँ से चले जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा थी। अपनी तलवार के एक झटके से एक का हाथ और एक पैर झटपट कट गया। बाकी दो की परवाह किए बिना उसने उस जगह से छलांग लगा दी जो उसने इनवेलिड के गिरने के बाद बनाई थी, और उनके पास से गुजरते हुए उसका सिर लगभग गुफा की छत से टकरा गया। आयना ने अपनी टांगें जितनी तेजी से हो सकती थीं, उतनी तेजी से हिलाईं। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह शोर मचा सकती है। जब तक उसके सामने आने वाले विकलांग लोग इतने ही बेकाबू और धीमे रहे, उसे बस पूरी ताकत से दौड़ना जारी रखना था। वह कई मोड़ों पर घूमी, लगभग अपनी पिछली हरकतों पर पछता रही थी। वह पहले सीधी रेखा में क्यों नहीं चल सकती थी? उसे इतने मोड़ लेने की क्या पड़ी थी? आयना कई और इनवेलिड लोगों से टकरा गई। कई अकेले थे, जिससे वह आसानी से उनसे बच निकली, लेकिन कुछ दो दो और तीन तीन के समूहों में आए थे। फिर भी यह उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि वह जितना भागती गई, उसकी चिंता बढ़ती गई। इतने सारे विकलांग यहाँ कैसे थे? उनमें से कोई भी प्रकाश का कण क्यों नहीं बन पाया? वे सब इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? वह समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ इतने सारे लोग कैसे हैं। जितना ज्यादा वह उनसे टकराती, उतना ही उसके मन में सवाल उठता कि उसने इतनी दूर तक कैसे यात्रा की, लेकिन एक भी नहीं मिला। धिक्कार है। आयना ने एक और मोड़ लिया और कई और इनवैलिड खिलाड़ियों से टकरा गया, लेकिन इस बार उनकी संख्या लगभग एक दर्जन थी। उनकी अजीबोगरीब बातचीत जारी रही, मानो उन्हें अपने साथियों का एहसास ही न हो। वे सब एक साथ संकरी सुरंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे तथा आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी तरफ खिसक रहे थे। यह एक हास्यपूर्ण दृश्य होना चाहिए था। कुछ विकलांगों ने अपने गाल एक दूसरे से सटा रखे थे, तो कुछ ने अपनी नाक भींच रखी थी, मानो वे एक दूसरे को गहराई से चूम ही न पा रहे हों। लेकिन उनकी भावशून्य निगाहें और उदासीन भाव किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देते थे, मानो वे आईना को निगल जाने तक किसी भी हद तक जा सकते थे। आईना ने दांत भींच लिए। वह बहुत करीब थी, उसे एहसास हो रहा था। उसे इतनी गहराई तक पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगा था, लेकिन वह लगभग 5 मिनट से पूरी ताकत से दौड़ रही थी। उसे पता था कि वह बाहर निकलने के करीब पहुंच रही होगी। लेकिन जब वह वहां पहुंची ही थी, 11 विकलांगों ने उसका आगे का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया। आगे बढ़ो। आयना आगे बढ़ना चाहती थी। उसे बस इस रेखा को पार करना था और वह आजाद हो जाएगी। दुर्भाग्य से हकीकत बहुत क्रूर थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसने देखा कि उन 11 लोगों की दरारों के बीच से, जो आपस में सटकर खड़े थे, विकलांगों की एक और लहर आ रही है। यदि वे एक हो जाएं तो उनकी संख्या 20 से अधिक हो जाएगी। आयना की आंखों में लाचारी झलक रही थी। बिना किसी विकल्प के वह अलग रास्ते पर चल पड़ी, यह अच्छी तरह जानते हुए कि अब वह खो चुकी है। आयना का शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह उस आदमी के दाहिनी ओर बैठ गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह आजाद नहीं हो पा रही थी। आयना ने अपना जबड़ा भींच लिया और अपना सिर उठाकर उस आदमी की आंखों में देखने लगी। हालात उसकी उम्मीदों से कहीं परे थे। वह एक ऐसे आदमी से 1.5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं बैठी थी जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह एक पल में ही उसकी जान ले सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वह कोई आदमी नहीं था। जब आयना की नजर उस आदमी से मिली तो उसने अंततः परिचित सफेद आइरिस को देखा, जो उदासीनता से टिमटिमा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था, यह एक अमान्य, एक सच्चा अमान्य, एक भिन्न अमान्य था। आयना के हृदय की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। आदमी की कलाइयां रुकी ही नहीं, धीरे धीरे उसके सामने वाले सिर को 2 टुकड़ों में काटती रहीं।
विचित्र सफेद और लाल तरल पदार्थ बाहर की ओर बह रहे थे, कटी हुई गर्दन के चारों ओर जमा हो रहे थे और लगभग प्लेट से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही उस अपाहिज ने कांटा मुंह तक लाया, आयना का पेट मचल उठा। न जाने कैसे उसके बेदाग खाने के तौर तरीकों ने उस दृश्य को देखना कई गुना मुश्किल बना दिया था। शान और शौकत और पेट में मरोड़ पैदा करने वाले नज़ारों का विरोधाभास देखकर सिर चकरा गया। कोई टिप्पणी नहीं। विकलांग ने चबाना समाप्त किया और ये शब्द बोले। उसने अपने होठों को एक साफ सफेद कपड़े से पोंछा, जबकि उसके चेहरे पर जरा भी गंदगी नहीं थी। वह पूरी तरह से निश्चिंत लग रहा था। जब मुझे लगा कि इतने सालों बाद कोई मेरे पास आने को तैयार हुआ है, तो मैंने सोचा कि तुम बहुत ताकतवर होगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने नौसिखिए होगे। जैसा कि कहावत है, अज्ञानी को किसी बात का डर नहीं होता, है ना? अशक्त व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। जो लोग ज्यादा नहीं जानते थे, उनके लिए यह एक बेहद चमकदार मुस्कान थी। लियोनेल का सारा अभ्यास भी उस पुरुष इनवैलिड के आकर्षण के आधे के बराबर भी नहीं था। फिर भी आयना को और भी ज्यादा घिन आ रही थी। बदकिस्मती से वह चाहे जितना भी नजरें हटाना चाहती थी, वह नहीं हटा पा रही थी। जहां तक उस अपाहिज के शब्दों का सवाल है, आयना ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंदर जाने से पहले उसे इस क्षेत्र के खतरनाक होने का अंदाजा नहीं था। अगर उसे पता होता, तो शायद वह पुरुष अपाहिज के आश्चर्य को ज्यादा समझ पाती। सचमुच सदियों बीत गए थे जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से इस पर्वत श्रृंखला पर आया था। इसके घर में प्रवेश करने और इसके शेर की मांद में इतनी गहराई तक जाने की बात तो दूर रही। अपाहिज की बात अचानक रुक गई, उसकी मजबूत नाक हवा में ऊपर उठ गई। उसने गहरी सांस ली, उसकी निगाहें उस भावना के पहले संकेत से हिल गईं जो आयना ने उसमें देखी थी। ये गंध। पुरुष अशक्त आगे की ओर झुका। आयना अपनी सीट पर बेचैनी से बैठी रही, दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हरकतें उसके नियंत्रण से बाहर थीं। उसका शरीर इतनी जोर से कांप रहा था कि जिस कुर्सी पर वह बैठी थी, वह लगभग गिर ही गई। हालांकि ये सब बेमानी था। पुरुष इनवैलिड की नाक आयना के बालों से टकराए और लगभग उसकी गर्दन को छू गई। उसने एक विराम लिया, मानो वह गुलाब की खुशबू का आनंद ले रहा हो। आयना के लगभग टूट जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक विकलांग व्यक्ति के इतने पास होने से आयना को भी उसकी गंध आ रही थी। कोई सोच सकता था कि यह किसी सड़ती हुई लाश के पास होने जैसा एहसास था, लेकिन आयना के अनुसार यह उससे कहीं ज्यादा बुरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गंदगी के ढेर के पास खड़ी हो। लेकिन उस गंदगी के ढेर पर किसी ने सबसे तेज और सबसे आक्रामक परफ्यूम उड़ेल दिया था। ये किसी सड़ती हुई लाश से भी बदतर था, किसी के शौव की जगह डिओडोरेंट लगाने की कोशिश से भी बदतर, और आयना पर पहले कभी हुए किसी भी घृण हमले से भी बदतर। कितनी अच्छी खुशबू है। नर इनवैलिड बहुत देर तक आयना के बालों से नहीं हटा, मानो उसे उसकी छटपटाहट का जरा भी एहसास नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... यह एक स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू है, ऐसी खुशबू जो इस वीरान दुनिया में नहीं आनी चाहिए। अब मैं समझ गया हूं, तुम टेरन से नहीं हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पुरुष विकलांग ने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उसी क्षण आयना के हाथ उसकी इच्छा के विरुद्ध हिलने लगे। उसकी बगल से वे तब तक ऊपर की ओर खींचते रहे जब तक कि वे उसके सामने रखी प्लेट के दोनों ओर हथेलियों के बल नीचे की ओर दब नहीं गए। तभी ऐना ने देखा कि उसके सामने क्या था। दिमाग वहीं पड़ा रहा, उसकी अनगिनत तहें अपने ही वजन से धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं। इतनी देर हवा में रहने के बाद उसका रंग बदलने लगा और वह गहरे बैंगनी काले रंग में बदल गया। हवा में खून और लहू की तीखी गंध फैल रही थी, मानो आयना का दम घोंटने की कोशिश कर रही हो। भागने की उसकी सारी कोशिशें उसे चक्कर में डाल रही थीं। उसका दिमाग जितना धुंधला होता जा रहा था, खुशबू उतनी ही उसके शरीर में फंसती जा रही थी, उसे खूनी खाई की ओर खींचती जा रही थी। लेकिन उसी क्षण आयना का शरीर मानो जड़ हो गया। उसका सारा कांपना बंद हो गया, यहाँ तक कि उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया। उसकी सारी इंद्रियां उसकी उंगलियों पर सरकती सूक्ष्म कोमल अनुभूति पर केंद्रित थीं। आयना ने अपने हाथों को नीचे देखा, उसकी सांसें अटक रही थीं क्योंकि उसने देखा कि पुरुष विकलांग धीरे धीरे अपने चाकू के फ्लैट को उसकी लंबी पतली उंगलियों के खिलाफ चला रहा था। आयना के दिल में भय व्याप्त हो गया, उसके दांत उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। उद्धरण चिन्ह ... मैंने पहले कभी किसी दूसरी दुनिया का स्वाद नहीं चखा है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। मेरी तरह के लोगों को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये थोड़ा दुखद है। हालांकि ये काफी मनोरंजक है।
मानव इतिहास के हर उदाहरण में बहुमत ने ही नियम तय किए और सत्ता का इस्तेमाल किया। तो क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि बहुमत के हमारे जैसे हो जाने के बावजूद हमें इस तरह भागना और छिपना क्यों पड़ा? ये दिलचस्प है, क्या आपको नहीं लगता? नर इनवेलिड ने आईना की उंगलियों पर चाकू फिराना जारी रखा, मानो उसकी जवान त्वचा की लोच का आनंद ले रहा हो। चाकू के वजन से उसकी त्वचा जिस तरह मुड़ी और ब्लेड के हटते ही वापस उछल गई, वह वेरिएंट इनवेलिड के लिए बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। लेकिन ये जानने के लिए वह और भी उत्सुक था कि आईना का स्वाद कैसा होगा। इनवेलिड ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने चाकू को आईना की त्वचा में थोड़ा और जोर से दबाया। हालांकि चाकू अभी भी चपटा था, आईना की त्वचा पर एक गहरा निशान रह गया, जिसे अपनी पहले जैसी बेदाग त्वचा पर वापस आने में कई सेकंड और लगे। आईना का जबड़ा कस गया, उसकी नज़र पूरी तरह से उसके हाथ पर फिसलते चाकू पर टिकी थी, मानो वो नजरें फेरने के बजाय अंत तक सब कुछ देखना चाहती हो। जहां तक इनवेलिड्स के शब्दों का प्रश्न है, वह उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। विकलांग लोग असफलता का प्रतीक थे। भले ही वे तथाकथित बहुमत में हों, फिर भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा इंसानों के उलट विकलांग लोग प्रजनन नहीं कर सकते थे। उनके पास अपनी संख्या बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए अगर कुछ पल के लिए वे सचमुच बहुसंख्यक भी हो गए, तो ये कितने समय तक चलेगा? हालांकि ऐसा नहीं था कि ऐसी कोई दुनिया नहीं थी जहां इंसान इनवैलिड खतरे को खत्म करने में नाकाम रहे। ऐसी स्थिति में इनवैलिड बहुसंख्यक हो जाते और ग्रह पर अपना कब्जा जमा लेते। लेकिन इस सब की विडंबना ये थी कि मनुष्य तो विकलांगों के बिना विकसित हो सकते थे, लेकिन इसके विपरीत संभव नहीं था। जिन मामलों में विकलांग जीत गए, असल में वे हार गए। अब वे मानव विहीन दुनिया में फंस गए थे और अन्य दुनियाओं की यात्रा करने में असमर्थ थे। वे अनिवार्य रूप से अपनी सीमा तक पहुंच गए थे, जब तक कि मानव उपस्थिति के अभाव में दुनिया को उसके जोनों ने निगल नहीं लिया। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, विकलांग लोग हर तरह से हीन थे। चाहे वो इस वजह से हो कि वे अपनी क्षमताओं को जागृत नहीं कर पाए, या फिर इस वजह से कि वे अब भी इंसानों पर निर्भर थे। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नर इनवैलिड पलके झपका रहा था, उसकी आंखों में कुछ खतरनाक, कुछ मनोरंजक रोशनी थी। उसके इरादों को समझना नामुमकिन सा लग रहा था, जिससे आईना हमेशा तनाव में रहती थी। उसकी नसें तन गईं, यहां तक कि उसकी बांह के छोटे छोटे बाल भी खड़े हो गए। इस सच्चाई ने ऐना की मानसिक दृढ़ता को तुरंत कमजोर कर दिया। इससे ये चिंता होने लगी कि क्या इनवैलिड का असली मकसद यही था। तुम इंसान तो हमेशा से ऐसे ही रहे हो, लेकिन फिर मेरे लोगों की अपनी समस्याएं हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि उन्हें अपने आवेगों पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन वे सुनना ही नहीं चाहते। नर इनवैलिड ने आह भरी और आईना की उंगलियों पर चाकू चलाना जारी रखा। वे अपनी मूर्खता के लिए मुझे दोष नहीं दे सकते, है ना? मैंने तो बस उन सबको कठपुतलियों में बदल दिया ताकि वे थोड़ा शांत हो सकें और अपना समय ठीक से बिता सकें। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हम इंसानों को कैसे दिखा पाएंगे कि असली श्रेष्ठ प्राणी कौन है? पुरुष इनवैलिड थोड़ा सा हंसा। उसने आईना के हाथ से नजरें उठाकर देखा तो आईना उसकी तरफ देख रही थी। उसकी निगाहों में आग की लपटें थीं। अगर नजरें जानलेवा होती तो शायद अब तक उस नर अपाहिज के अनगिनत टुकड़े हो गए होते। दिलचस्प, दिलचस्प। पुरुष इनवैलिड और जोर से हंसा। इतने समय बाद भी तुम्हारा दिमाग साफ है। मेरे सामने किसी का इतनी देर तक टिक पाना दुर्लभ है। ज्यादातर लोगों का दिमाग अब तक टूट चुका होता। जरा सोचो, क्या इसका तुम्हारे सिर पर उस्ताद से कोई लेना देना है? पुरुष इनवैलिड ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसे आईना के सूजे हुए घावों पर घुमाया, जब तक कि वह उसके माथे पर लटक रहे रत्न पर नहीं रुक गया। अपने घावों को छेड़े जाने और उकसाए जाने की भावना से आईना का शरीर पहले से भी अधिक कांपने लगा, लेकिन उसकी निगाहें विद्रोही बनी रहीं। उसी समय चाकू के कठोर लकड़ी से टकराने की आवाज सुनाई दी। खून धीरे धीरे बहता हुआ मेज पर जमा हो गया और फर्श पर टपकने लगा। आह, उफ! पुरुष इनवैलिड ने जीभ चटकाए और सिर हिलाया। उसने चाकू वापस उठाया और ध्यान से उसकी धार से खून साफ किया। काम पूरा होने पर उसने खून से सने कपड़े को अपनी नाक के पास उठाया और गहरी सांस ली। आईना की उंगलियां उसके हाथ से स्वतंत्र रूप से घूम रही थीं, लेकिन पुरुष विकलांग की प्लेट ने उन्हें रोक दिया। आईना की गर्दन की नसें उभर आईं, लेकिन उसकी निगाहों में एक नई तीव्रता आ गई। काश वो हिल पाती, काश वो बस हिल पाती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये खून। पुरुष इनवैलिड ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने दोबारा खोला तो उसकी निगाहें लाल हो गई थीं।
उसके पहले के शांत भाव से ऐसा लग रहा था मानो उसने एक पल के लिए सारी समझ खो दी हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम एक ब्रूडेमडर हो। पुरुष इनवैलिड का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसने भावनाओं का ऐसा स्तर प्रदर्शित किया जो आयना ने अब तक नहीं देखा था। उसकी हंसी जमीन के नीचे गूंज उठी, इतनी तेज कि दीवारें हिलने लगीं। कितना अप्रत्याशित, कितना सचमुच अप्रत्याशित। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा दिन भी आएगा। मुझे ऐसा खजाना मिलने पर स्वर्ग सचमुच मुझ पर मुस्कुरा रहा है। हा हा हा। पुरुष इनवैलिड खड़ा था जिससे उसकी कुर्सी गिर गई और उसके सामने रखी मेज लगभग टूट गई। एक विशाल स्तंभन पुरुष विकलांगों के वस्त्र और पैंट से बाहर की ओर दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हर जोरदार हंसी के साथ वह और भी बड़ा होता जा रहा था, मानो वह अपने आप में एक दूसरा धड़कता हुआ राक्षस बन गया हो। जब नर विकलांग की हंसी थम गई तो उसने उत्सुकता भरी निगाहों से आईना की ओर देखा। उसकी पैंट में बना तंबू एक विचित्र हवा से धड़क रहा था। उन पलों में विकलांग की गंध और भी ज्यादा उबकाई पैदा करने वाली हो गई। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी कितनी कीमत है। लेकिन मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि इंसान अज्ञानता में डूबे रहेंगे, इसलिए मुझे तुम्हें ये समझाने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि विकलांग ने बोलना शुरू कर दिया था, आईना का मन दहाड़ रहा था। वह हिलना चाहती थी, उसे हिलना जरूरी था। वह यहाँ पकड़ी नहीं जाएगी। वह इस घिनौने जीव को उसके साथ वो सब नहीं करने देगी जो वह करना चाहता है। वह पहले से ही अच्छी तरह जानती थी कि ब्रूडेमडर क्या होती है। इसे कई नामों से जाना जाता था। बर्थर, इटर्नल मदर, कुछ लोग तो इन्हें वैम्पायर भी कहते थे। हालांकि इन सभी उपाधियों में दो बातें समान थीं। पहला यह था कि वे सभी एक असंभव रूप से उच्च रक्त बल आत्मीयता की गारंटी देते थे। इतनी उच्च आत्मीयता की अधिकांश प्रतिभाएं उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। शायद केवल लियोनेल जैसे राक्षस ही, जिनके पास तीसरे आयाम में रहते हुए भी ग्रेड 9 स्वप्न बलात्मीयता थी, उसी स्तर पर होने की आशा कर सकते थे। और दूसरा ये था कि वे उन बहुत कम अस्तित्वों में से थे जो विकलांगों को प्रजनन की अनुमति दे सकते थे। आयना ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। अब तक उसे समझ आ गया था कि इस अपाहिज की क्षमता क्या है। ये स्पष्ट रूप से एक कठपुतली चलाने की क्षमता थी और दुर्भाग्य से यह क्षमता उन लोगों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी थी जिनकी आत्मिक शक्तियां उसकी तरह कमजोर थीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कोई मौका नहीं था। वह शुरू से ही संघर्ष कर रही थी। इस वेरिएंट इनवैलिड की सहनशक्ति अंतहीन नहीं हो सकती थी। इस बात की भी एक सीमा होनी चाहिए कि वह उस पर कब तक नियंत्रण रख सके। जोन में अपने अनुभव के कारण आयना ने जोन की मौत के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अगर उस अनुभव ने उसे एक भी बात सिखाई हो तो वही ये कि किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने में उससे नियंत्रण छीनने से कहीं ज्यादा ऊर्जा लगती है। आयना जानती थी कि उसे केवल संघर्ष करते रहना है, असहाय युवती की भूमिका निभाते रहना है, तभी वह अशक्त व्यक्ति मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी सहनशक्ति को कम करता रहेगा। अब समझ में आया? क्या तुम्हें अपनी कीमत समझ में आई? हा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता? तुम मेरे साम्राज्य की कुंजी बनोगे, मेरे लिए ब्रह्मांड पर सही मायने में शासन करने और इन मनुष्यों को दिखाने का केंद्रबिंदु की सच्चे श्रेष्ठ प्राणी कौन है। टेरन के ये मूर्ख यह मानते हैं कि उन्होंने मेरे खिलाफ लड़ाई जीत ली है, जबकि वास्तविकता यह है कि मैं तो बस उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे पास वह धैर्य है जो मेरे साथियों के पास नहीं है। अगर मेरे पास ये इंसान आर न होते तो मैं रोजाना इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद कैसे ले पाता। कौन जाने कि अब तक वे अशक्त शिकारी मेरा सिर किसी भाले पर चढ़ाने आ गए होते। पुरुष विकलांग की उन्मत्त हंसी से धरती कांपती रही। एक नजर में ही साफ था कि यह विकलांग पांचवें आयाम से बस एक कदम दूर था। अब तक वह दहलीज क्यों नहीं पार कर पाया था? वह तो कर ही नहीं सकता था। टेरन जैसी सीमित क्षमता वाली दुनिया में पांचवें आयाम तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। दूसरी दुनियाओं की यात्रा करने की क्षमता के बिना इनवैलिड केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था और समय का इंतजार कर सकता था। लेकिन अगर टेरन आखिरकार पांचवें आयाम तक पहुंच गया तो क्या होगा? पुरुष इनवैलिड की महत्वाकांक्षा वहां कैसे खत्म हो सकती है? बदकिस्मती से वह कुछ नहीं कर सकता था। जब तक वह बिना पकड़े गए किसी दूसरी दुनिया में गुप्त रूप से यात्रा करने का कोई तरीका नहीं खोज लेता, उसका रास्ता यहीं खत्म हो जाता। तो नर इनवैलिड ने अपना सिर झुकाकर धैर्य दिखाया, जो उसके जैसे अन्य नरों में बिल्कुल नहीं था। उसने अब तक जितनी भी बातें कही थीं, उनमें से यही बात सच के सबसे करीब थी।
उसने वाकई असाधारण दूरदर्शिता और सहनशीलता का परिचय दिया था। हाँ हाँ, कठपुतली मास्टर का नाम पूरे आयामी छंद में गूंजेगा। मेरे नाम मात्र से ही मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि स्त्रियां आंसू बहाएं और पुरुष रक्त बहाएं। मैं एक ही शब्द से बादलों को चीर दूंगा और एक ही कदम से पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। सभी मेरी कथा को जान जाएंगे। भाषण के अंत में कठपुतली मास्टर लगभग दहाड़ रहा था। उसकी आवाज एक ओर तो महत्वाकांक्षा से भरी हुई लग रही थी और दूसरी ओर क्रोध से भरी हुई, मानो पिछली कई सदियों की सारी दबी हुई कुंठा फूट पड़ी हो। काफी देर बाद कठपुतली मास्टर ने धीरे धीरे उसकी उग्र भावनाओं को शांत कर दिया। उसकी निगाह स्थिरता की शांत झील बन गई। उसके हाथों की ताली के साथ ही दूर से पैरों की आवाज सुनाई देती थी। इससे बेहतर समय और कुछ नहीं हो सकता था। मेरे बाकी सभी मोहरे एक सीध में हैं, तो यह जरूर ईश्वर की कृपा होगी। मैं जल्द ही दुनिया में कदम रखूंगा। लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। अगर तुम अभी मेरे बच्चे पैदा करोगी तो वे मेरे किसी काम नहीं आएंगे। मैं पहले तुम्हारी ताकत बढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मेरे बच्चे सबसे ज्यादा ताकतवर पैदा होंगे। तभी कठपुतलियां एक अजीब तरह से घुमावदार पैकेट लेकर आईं। यह आकार में बड़ा था, इतना बड़ा और शायद इतना भारी कि 6 अक्षमों को इसे एक साथ उठाना पड़ा। मैंने खुद इस कलाकृति को हाथ से बनाया है, आप इसे मेरी महान कृति कह सकते हैं। पुरुष विकलांग बोलता रहा, मानो उसे आईना के संघर्ष का एहसास ही न हो। मैं लंबे समय से इस पर्वत श्रृंखला के संसाधनों का संरक्षण कर रहा हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि टैरन की सबसे कीमती जड़ी बूटियां और अयस्क यहां पाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए ये सब मन की बात है। पुरुष इनवेलिड ऐसे हंसा मानो उसे लगा हो कि आईना प्रभावित हो जाएगी। उसके हाव भाव मानो चीख रहे हों, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा होने वाला पति अमीर नहीं है? खुश रहो। लेकिन उन चीजों की तुलना में भी यह विशेष रूप से मूल्यवान है। एक और हरकत के साथ 6 अमान्य कठपुतलियों ने भारी घुमावदार पैकेज को नीचे रखा और उसे खोला, जिससे स्पंदित लाल मानिकों से भरा एक गुहा प्रकट हुआ। अगर लियोनेल यहां होता तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती। ये लाल मानिक, हर एक अर्ध कांस्य अयस्क जितना कीमती था। इसे बल पोषण अयस्क के नाम से जाना जाता था। यह एक विकास प्रकार का अयस्क था, हालांकि वास्तविक विकास अयस्क की तुलना में कम शक्तिशाली था। इसकी क्षमता किसी अयस्क के ग्रेड को एक कदम बढ़ाने जितनी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। न केवल इसके प्रभाव कम थे, बल्कि इसके वास्तविक मूल्य को प्रभावी होने में महीनों से लेकर वर्षों तक का लंबा समय लगा। आमतौर पर फोर्स नर्चरिंग अयस्क केवल पहले से तैयार उत्पादों पर ही उपयोगी होता था, जबकि इवोल्यूशन अयस्क का उपयोग कच्चे माल पर किया जा सकता था। शायद यही सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अंतर था। बेशक फोर्स नर्चरिंग अयस्क का एक और फायदा भी था। यह न सिर्फ खजानों की गुणवत्ता बढ़ा सकता था, बल्कि जीवों के लिए भी उपयोगी था। इसके फायदे लियोनेल के क्लींजिंग वाटर्स जैसे ही थे, हालांकि इसके उपचारात्मक प्रभाव कम थे। साथ ही यह मनुष्यों की साधना को तेज कर सकता था और जड़ी बूटियों को तेजी से बढ़ने में भी मदद कर सकता था। शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सुरंगों की लाल चमक पूरी तरह से बल पोषण अयस्क के स्रोत पर निर्भर थी। इस वेरिएंट इनवेलिड के पास इसकी कितनी मात्रा थी? मैं तुम्हें कुछ दशकों तक यहां सोने की इजाजत दूंगा, कठपुतली मास्टर ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। जब तक तुम बाहर आओगे, मेरे साम्राज्य की नींव पड़ चुकी होगी और मेरी नई ताकत स्थिर हो चुकी होगी। तब तक दुनिया हमारी हो चुकी होगी। कठपुतली मास्टर आगे बढ़ा और आयना के जख्मों को सहलाने लगा। विडंबना यह थी कि लियोनेल की तरह आयना का रूप रंग उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन उनके कारण बिल्कुल अलग थे। आयना की आत्मा में बेबसी का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसने बहुत संघर्ष किया, फिर भी वह इस कठपुतली मास्टर के मनोरोगी निजी एकालाप को बाधित भी नहीं कर सकी। क्या वह सचमुच यहीं मरने वाली थी? उसकी कटी हुई उंगलियों से खून टपकता रहा, जिससे उसके हाथों में गर्माहट छा गई। मैं यहां नहीं मर सकता, मैं यहां नहीं मर सकता। आयना के शरीर में गहरी अनिच्छा उमड़ पड़ी। उसकी इच्छाशक्ति ने अचानक चौथे आयाम के तीसरे स्तर की बाधा को फिर से दबा दिया। अगर वह बस उसे तोड़ पाती, तो इस कठपुतली मास्टर के लिए उसे नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता। आयना के दिल में उम्मीद की एक किरण दौड़ गई। उसने पूरी ताकत से जोर लगाया, यहां तक कि उसकी आंखों में खून की धमनियां उभर आईं और गालों पर खून की धारियां बहने लगीं। जैसे ही वह बैरियर से टकराए, उसके होठों से एक धीमी चीख निकली। नर इनवेलिड की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसके नियंत्रण में आयना एक भी आवाज नहीं निकाल पाती।
लेकिन उस समय जब आईना सफल होने ही वाली थी, उसके चेहरे पर जलने के निशान अचानक भड़क उठे। उसकी सारी गति लुप्त हो गई, पूरी तरह नष्ट हो गई। आईना को लगा जैसे उसकी सारी हवा निकल गई हो। उम्मीद की वह धुंधली रोशनी जिसे वह थामे हुए थी, अचानक धुएं में उड़ गई, हवा में उड़ती खुशबू की तरह गायब हो गई। एक क्षण के बाद पुरुष इनवैलिड अंततः अपने सदमे से उबर गया। आईना के उस आखिरी संघर्ष ने, खासकर उसकी चीख ने, उसकी सहनशक्ति को कमजोर कर दिया था। हालांकि यह उसके आखिरी पड़ाव पर होने जैसा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, फिर भी उसकी कम से कम एक तिहाई शक्ति खत्म हो चुकी थी। सच तो यह है कि आईना की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो अवज्ञा का अंतिम कदम था जिसने उस पर असली असर डाला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस अंतिम धक्का ने सचमुच वह सब छीन लिया था जो उसने छोड़ा था। जब कठपुतली मास्टर होश में आया तो उसकी निगाहें संकुचित हो गईं, उनकी गहराई में क्रूरता का हल्का सा संकेत छिपा हुआ था। ऐसा लगता है कि आप यह नहीं समझते कि आभारी कैसे रहा जाए, कितने शर्म की बात है। पुरुष इनवैलिड ने आईना के गाल से हाथ ऊपर उठाया और उसके सिर से मुकुट नोच लिया। ओह! उस पल पुरुष विकलांग का आईना पर नियंत्रण 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। जहां पहले आईना कम से कम संघर्ष और प्रतिरोध कर सकती थी, वहीं इस समय वह विकलांग की इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो बात ऐसी ही है। बहुत चालाक, बहुत चालाक। तुमने अपनी मानसिक शक्ति का कुछ हिस्सा इस खजाने की गुणवत्ता मुझसे छिपाने में लगा दिया ताकि तुम गुप्त रूप से संघर्ष कर सको। मैंने सोचा था कि तुम्हारी मानसिक शक्ति मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन सोचने पर तो यह मेरी शुरुआती धारणा से भी बदतर हो गई। विकलांग ने सिर के टुकड़े को गौर से देखा। एक क्षण बाद वह फिर हंसने लगा। एक अर्धकांस्य खजाना, एक ऐसा जो मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। आप वास्तव में मेरे संरक्षक देवदूत हैं। विकलांग की हंसी पहले से भी ज्यादा जोरदार लग रही थी, लेकिन यह तो वाजिब ही था। उसके जैसे मानसिक शक्ति विशेषज्ञ के लिए ऐसा खजाना बाघ को पंख देने जैसा होगा। इसने पहले ही आईना जैसी कमजोर आत्मिक शक्ति वाले व्यक्ति को उसके जैसी लगभग 5वीं आयाम की सत्ता से जूझने का मौका दे दिया था। उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिना किसी हिचकिचाहट के इनवैलिड ने हेडपीस अपने सिर पर पहन लिया। हालांकि यह कुछ हद तक स्ट्रैंड था, लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट था कि दिखावे की उसे कोई परवाह नहीं थी। जबकि आईना को एक सुअ की तरह उपयोग करने के लाभ को फल देने में दशकों, यहां तक कि सदियों का समय लगेगा, एक अर्धकांस्य खजाने का लाभ इसकी आने वाली योजनाओं को सफल होने की लगभग 100% संभावना देगा। यदि पहले से ही अशक्त को यह विश्वास था कि स्वर्ग उस पर मुस्कुरा रहा है, तो अब भी उसे बिना किसी संदेह के विश्वास हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ। इनवैलिड को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके लिए खुल गई हो। आईना पर पाबंदियां और भी सख्त हो गईं। यहां तक कि वह आईना की इंद्रियों को भी अपने वश में करके उसे वो दिखा सकता था जो वह उसे दिखाना चाहता था। नर इनवैलिड ने आईना की तरफ देखा। अब तक उसका लिंग शांत हो चुका था। वह अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कटिंग बोर्ड पर रखा कोई बढ़िया स्टेक हो। ये शर्म की बात है कि तुम आज्ञाकारी नहीं हो, लेकिन ये ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञाकारिता सिखाऊंगा। विकलांग ने मेज पर रखे चाकू को उठाया और उसे हवा में घुमाया तथा अपनी इच्छानुसार उसे गिरने दिया। लकड़ी में ब्लेड के धंसने की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसने आईना के दूसरे हाथ की उंगलियां काट दी थीं। आईना हिल भी नहीं पा रही थी। दर्द उसके शरीर को छलनी कर रहा था, उसे नर्क की गर्त में धकेलने की धमकी दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उस यातना के इर्द गिर्द घूम रहा हो जिसे वह झेल रही थी। अशक्त ने ऐना का सिर अपनी ओर घुमा लिया और उसकी एक उंगली उठाकर टपकते खून को सूंघने लगा, जिससे उसके चेहरे पर नशे की भावना उभर आई। उसकी जीभ उसके हाथ से गिरते लाल तरल पर फिर गई। अरे बाप रे! इनवैलिड का विश्राम किया हुआ ढांचा वापस आ गया तथा वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया। शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय! अब वह अशक्त अपने आप को रोक नहीं सका। लाल रोशनी में उसके दांत चमक रहे थे और वह काट रहा था। हड्डियों के चटकने की आवाज सुनकर आईना की रूह कांप गई। वह वहीं बैठी देखती रही कि उसकी उंगली उसके सामने ही खा ली गई। भय, लाचारी, निराशा, ये सब उसके भीतर के शैतानों की तरह उमड़ पड़े जो उसके अंदर बचे हुए गर्व और आशा को निगल जाना चाहते थे। मैं यहां नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता। आईना मन ही मन ये शब्द गुनगुनाती रही, उसके चेहरे पर खून के आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह क्या सोच रही है। इस दुनिया में ऐसी स्वादिष्टता कैसे हो सकती है? शानदार!
आयना स्थिर बैठी रही, उसके मन में बार बार विचार आ रहे थे। क्या वह सचमुच यहीं मर जाएगी? लेकिन उसकी माँ का क्या होगा? उसके बदले का क्या होगा? ब्रेजिंगर परिवार का क्या होगा? उसके सीने में कड़वाहट धर कर गई। अचानक एक युवक की मुस्कान की झलक उसके मन में कौंध गई। हालांकि वह विकलांग की मुस्कान से कम आकर्षक थी, आयना के लिए वह कई गुना बेहतर थी। उसे नहीं पता था कि उस युवक ने उस मुस्कान में कितनी मेहनत की है, लेकिन उसे देखते ही उसे लगा जैसे वह उसकी सारी ईमानदारी, उसके सारे अर्थ समझ गई हो। हालांकि मुस्कान के अलावा वह उस युवक के चेहरे का बाकी हिस्सा ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसका मन थक गया था, उसका दिल थक गया था। मैं यहाँ नहीं मर सकता। तभी अचानक उस पुरुष इनवैलिड की भौहें तन गईं। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वह आईना की 4 उंगलियां निगल चुका था और हर एक का स्वाद पिछली वाली से बेहतर था। क्या तुम्हारी रगों में 5वें आयाम का खून है? पुरुष विकलांग ने सिर हिलाया। कितना प्रभावशाली! इससे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरी ताकत के साथ यह कोई समस्या नहीं होगी। दरअसल यह अंततः मेरे शरीर को और मजबूत ही करेगा। आयना की तुलना में कठपुतली मास्टर 5वें आयाम के ज्यादा करीब था। बेशक उसके लिए एबिसल पैंथर के खून के इतने हल्के निशान से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार आयना ने तो उसका ज्यादातर हिस्सा पहले ही सोख लिया था। लेकिन उसी क्षण पुरुष इनवैलिड ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और खांसने लगा। खांसी। उसके खांसने का कोई कारण नहीं था। अचानक इनवैलिड के पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, उसका शरीर उतना ही गर्म होता गया। अशक्त की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक अभिशाप बेड़ी या उस अपाहिज पर टूट पड़ी, उसके शरीर में वायरस की तरह फैल गई। उस पल आयना को आखिरकार लगा कि उस पर लगी पाबंदियां ढीली पड़ गई हैं। 1 साल बाद आयना धीरे धीरे अपनी जगह से उठी, उसका हाथ बगल में रखे घुमावदार पैकेज की ओर बढ़ा। वह कांप उठा और खुल गया, जिससे एक विशाल सुनहरे लाल कुल्हाड़ी का आकार प्रकट हुआ, जो एक चमकदार लाल रोशनी के साथ स्पंदित हो रही थी। खून। उसकी मधुर आवाज एक बार फिर युद्धभूमि पर मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंची। युद्धभूमि में एक अशुभ आभा छा गई। ऐसा लग रहा था मानो लाल रंग की एक लहर उन सब पर छा रही हो, लेकिन उसमें रक्त की विशिष्ट गर्मी और गाढ़ापन होने के बजाय वह ठंडी और बेजान थी, जो उनके रोम रोम में समा रही थी और उनके दिलों को दहला रही थी। आयना धीरे धीरे सैन्य तंबू से बाहर निकली, उसके दरवाजे उसके लिए रास्ता बना रहे थे। किसी तरह अपने दुबले पतले शरीर के बावजूद वह पूरे युद्ध क्षेत्र का केंद्र बन गई। यहां तक कि सिटी लॉर्ड व्हाइट, जो लैंसलॉट पर आखिरी घातक प्रहार करने की तैयारी में था, भी रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर आयना पर टिक गई। आयना के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर नाचते हुए निशान मानो जिंदा हो गए हों, मानो जिंदा सांस लेते बाढ़ के अजगरों की तरह तांडव मचा रहे हों। उनका आकार बढ़ता गया और ऐसी गर्मी फैल रही थी कि युद्ध के मैदान का तापमान आसमान छूने लगा। जिस जोश के साथ वह बाहर निकली थी, वह कुछ कम होता दिख रहा था। हालांकि युद्ध के मैदान पर उसकी पकड़ कम नहीं हुई थी, लेकिन उसने सिटी लॉर्ड व्हाइट को उसकी मूर्छा से बाहर निकाल दिया। और बहुत जल्दी जो कभी उसकी बेसुध अवस्था थी, वह उसके सदमे में बदल गई। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? एक पल के लिए उसने अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे खो दिया? क्यों? उसे अभी अभी डर क्यों लगा? आयना की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, उसकी निगाहें अभी भी कुछ खाली थीं। दूर जाओ। आयना के चेहरे पर निशान और भी गहरे हो गए, मानो आयना की बातों से उन्हें अपमानित किया गया हो। वे आकार में एक और तह तक उभर आए। अब तक ये देखना लगभग नामुमकिन हो गया था कि यह एक जवान लड़की का चेहरा होना चाहिए था। सूजन इतनी बढ़ गई थी कि स्वस्थ त्वचा भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, चले जाओ। आयना की कोमल आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिसमें इतनी विवशता थी कि उस पर सवार कई योद्धा दुम दबाकर भाग गए। नहीं, वे भाग नहीं रहे थे। वे आयना के आदेशों का पालन कर रहे थे। उसी क्षण युद्धभूमि में एक ऐसी मानसिक शक्ति छा गई जिसने दुनिया को मात दे दी। ये समझ पाना असंभव था कि इस क्षेत्र में इतनी कमजोर प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति इतना पराक्रम कैसे प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि इस बारे में जो भी विचार बचे थे, वे अगले दृश्य के साथ तुरंत गायब हो गए। आयना के चेहरे पर निशान उभर आए और आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया। वे विचित्र जोकों की तरह छटपटा रहे थे, अपने गोल मुंह और कई पंक्तियों वाले दांतों से मानो आयना को वहीं निगल जाना चाहते हों। लेकिन उसी पल आयना की जबरदस्त मानसिक शक्ति ने उन्हें अंदर तक हिला दिया।
मानो उन्हें पहले कभी न महसूस हुआ कोई डर महसूस हो रहा हो। वे पीछे हट गए, आयना के चेहरे में ऐसे गायब हो गए जैसे वे वहां कभी थे ही नहीं। हालांकि जो दृश्य पीछे छूट गया उसने युद्ध क्षेत्र को शांत कर दिया। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि किसी इंसान के पास ऐसा होना नामुमकिन सा लगता था। वो कोई परी, कोई देवी रही होगी। जिस क्षण वे दुष्ट जोंक गायब हो गए, उसी क्षण आयना के शरीर पर लगा प्रतिबंध भी गायब हो गया। उसकी लंबाई आधा फुट बढ़ी और देखते ही देखते 6 फुट से भी ज्यादा हो गई और मॉडरेट को भी टक्कर देने लगी। जैसे जैसे उसका शरीर पूरी तरह से विकसित होता गया, उसकी टांगें लंबी और पतली होती गईं। जो उभार कभी उसकी काली सैन्य वर्दी में छिपे रहते थे, अब उसके कपड़ों के बढ़ने के साथ और भी ज्यादा छिपे नहीं रह गए। आयना के बाल लंबे हो गए। उसकी पीठ के निचले हिस्से से वे लगभग जमीन तक गिर रहे थे, एक स्वस्थ चमक के साथ झिलमिला रहे थे। उसकी अंबर जैसी आंखें और भी गर्म हो गईं। एक हल्का सुनहरा रंग बिखेर रही थी जो किसी को भी अनंत काल तक घूरने पर मजबूर कर देता था, फिर भी किसी तरह नजरें फेर लेने का मन करता था। इन सभी परिवर्तनों के बावजूद इनमें से सबसे बड़े परिवर्तन को नकारा नहीं जा सकता। अपने दागों के बिना आयना का चेहरा सबसे नाजुक नक्काशी से भी ज्यादा कीमती हो गया था। उसकी कोमल त्वचा, उसके जबड़े और नाक की कोमल ढलान, उसके माथे की सुंदर मेहराबें, उसकी हर हरकत, चाहे कितनी भी साधारण, कितनी भी उदासीन क्यों न हो, एक ऐसा आकर्षण बिखेरती थी जिसकी बराबरी सिर्फ मिथकों और किंवदंतियों के प्राणी ही कर सकते थे। आयना की नाजुक भौहें तन गईं। उस पल उसकी हताशा मानो सबकी हताशा बन गई। जो भी उसे देखता जानना चाहता कि उसे क्या परेशानी है, बस उसे एक शब्द कहना होता और वे उसे दूर करने के लिए दुनिया के कोने कोने तक लड़ जाते। आयना की छाती हिली और हल्की सी मुड़ी हुई सी लगी। कपड़े के फटने की आवाज ने एक पल के लिए देखने वालों के दिलों की धड़कनें रोक दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आयना की सैन्य वर्दी में जरा भी बदलाव नहीं आया। खैर, कोई बदलाव नहीं, बस उसका फिगर एक साइज बड़ा हो गया था। उसने अपनी पतली उंगलियों को अपने कॉलर में डाला और एक लंबा सफेद कपड़ा निकाला जो कभी उसकी छाती को बांधे हुए था, और उसे जमीन पर फेंक दिया। आयना अंततः सहज महसूस करते हुए अपनी कुल्हाड़ी लेकर सहजता से बाहर आ गई। एक अदृश्य तीखी हवा जमीन पर चली जिसने धरती के एक टुकड़े को ऊपर उठा दिया और उसे उड़ा दिया। आयना ने ऊपर देखा, उसकी नजर सिटी लॉर्ड वाइट पर टिक गई। यही वो शैतान था जो उसे यहां तक लाया था, उसके पास वो खून था जिसकी उसे बहुत तलब थी। आयना आखिरकार आगे बढ़ने लगी। उसका हर कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन दरारों से भरी जमीन के जाल उसकी चाल का पीछा कर रहे थे। हर बार जब वह एक पैर उठाती तो पलक झपकते ही 10 मीटर पार कर जाती। फिर भी उसकी हर हरकत इतनी आकर्षक, इतनी सम्मोहक थी कि सिटी लॉर्ड वाइट को तब तक खतरे का आभास ही नहीं हुआ जब तक कि आयना सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर नहीं पहुंच गई। अपने स्तर के विशेषज्ञों के लिए यह दूरी एक हाथ जितनी भी रही होगी। ऐना ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे अपने साथ उठा लिया हो। हवाएं उसकी मर्जी से चल रही थीं, बादल फट रहे थे ताकि तारे उसे देख सके, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं शांत और स्थिर हो गई थीं। नगर स्वामी वाइट तभी फिर से जागे जब उस पर उस गहरी हत्या की नीयत हावी हो गई। दशकों से प्रशिक्षित उनकी सहज प्रवृत्ति ने उनके शांत हृदय को झकझोर कर सक्रिय कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, सदमा और डर साफ झलक रहा था। इस तरह का दमन उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं झेला था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का समय ही नहीं था। फरियालिस ने अपने योद्धाओं को एक के बाद एक गिरते हुए देखा, उसकी निगाहों में सदमे का भाव था। व्हाइट सिटी के योद्धा लंबे समय से भारी क्षति की परवाह नहीं करते थे। सच तो ये था कि टेरन ने इस हमले से पहले जो रणनीति बनाई थी, उनमें से एक यही थी। ये याद रखना जरूरी था कि पृथ्वी अपनी 99% से ज्यादा आबादी खो चुकी थी। नतीजतन भले ही पृथ्वी में प्रतिभाओं का भंडार ज्यादा हो, लेकिन अगर टेरन उनके पीछे योद्धाओं की लहरें भेजता रहे तो वे क्या कर सकते थे। यही कारण था कि सिटी लॉर्ड वाइट ने अपने आदमियों की मौत का इस्तेमाल करके युद्ध को रोकने की जहमत नहीं उठाई। पृथ्वी की शेष आबादी, जो बमुश्किल कुछ मिलियन थी, की तुलना में टेरन के सिटी लॉर्ड के पास अरबों की आबादी और करोड़ों की संख्या में लड़ाकों तक पहुंच थी। हालांकि इनमें से केवल एक अंश ही कुलीन वर्ग का था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टेरन लगातार इतनी संख्या में लोगों को बाहर फेंककर पृथ्वी को थका सकता था। हालांकि फरियालिस जिस समूह का नेतृत्व कर रही थी, वह बिल्कुल अलग था। उसके साथ के ये लोग व्हाइट सिटी के असली कुलीन थे।
उनके साथ न सिर्फ 10 व्हाइट नाइट थे, बल्कि उनके अधीन बड़ी संख्या में सैनिक इस उपाधि से बस एक कदम दूर थे। दरअसल उनमें व्हाइट नाइट डाय की जगह लेने के लिए कई उम्मीदवार थे। दुर्भाग्यवश चाहे वे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हों, वे अपनी सेना के बिना कैसे काम चला सकते थे। फरियालिस पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसकी जानकारी के अनुसार पृथ्वी के चौथे आयाम में प्रवेश करने के बाद फोर्स डिसरप्शन टावर्स का प्रभाव समाप्त हो जाना चाहिए था। तो क्या हो रहा था? नहीं, ये सही नहीं है। सबसे बेहतरीन फोर्स डिसरप्शन टावर्स की भी प्रभावी रेंज कुछ 100 मीटर ही होनी चाहिए। लेकिन मुझे आसपास कोई टावर नजर नहीं आ रहा। उसी समय क्रैकोस ने अपनी कृपाण उठाए और एक बार फिर फरियालिस पर हमला किया। व्हाइट नाइट केवल अपने दांत पीसकर ही बचाव कर सकती थी। उसके पैर कई मीटर तक फिसलते रहे और फिर अचानक रुक गए। ये सचमुच हथियार है। फरियालिस हैरान थी। पृथ्वी को ऐसी तकनीक कब मिली? ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी ने पहले ही चौथे आयाम पर शोध कर लिया हो। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। आयामी बाधा पार करना पृथ्वी को पाषाण युग में वापस भेज दिए जाने के बराबर होता। पृथ्वी को अपनी प्रतिभा के बावजूद तीसरे आयाम में तकनीकी प्रगति तक पहुंचने में हजारों साल लग गए। चौथे आयाम में इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। यही कारण है कि अधिकांश विश्व, भले ही उन्होंने विज्ञान को उच्च स्तर तक समझ लिया हो, अपने प्रथम कायापलट के बाद इसे पूरी तरह से त्यागना पसंद करते हैं। यदि किसी विश्व को हर बार नए आयाम में विकसित होने के लिए स्वयं को स्थिर करने में कई हजार वर्ष लगते हैं, तो वह स्वयं को कैसे सुरक्षित रख सकता है? परिणामस्वरूप इन दुनियाओं के पास आयामी पद्य की सुस्थापित विधाओं पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल समय की कसौटी पर खरे उतरे इन सुप्रसिद्ध और परखे हुए व्यवसायों पर ही भरोसा किया जा सकता था। जब तक फरियालिस कांप उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर कोई फोर्स क्राफ्टर हो? इस संभावना ने फरियालिस को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दरअसल उसे इस बात पर यकीन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल लगा कि पृथ्वी अपनी तकनीक को चौथे आयाम के अनुकूल कैसे बना पाएगी। ये जानना जरूरी था कि टेरन के पास एक भी फोर्स क्राफ्टर नहीं था। बेशक बातें इतनी बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थी। कई छोटे मोटे फोर्स क्राफ्टर प्रशिक्षु थे जो उनकी जैसी कमजोर दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहते थे। हालांकि इनमें से सबसे अच्छे भी ज्यादा से ज्यादा टियर 3 ब्लैक खजाने ही बना पाते थे। हालांकि इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसी ही बाधाओं के कारण उनके अधिकांश योद्धा ऐसे ही हथियारों से लैस थे। लेकिन चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखें तो अपनी वर्तमान ताकत पर टियर 3 ब्लैक खजाने को चलाना पृथ्वी के 21वीं सदी के एक सैनिक द्वारा मक्खन काटने वाले चाकू को अपने पसंदीदा हथियार के रूप में चुनने जैसा था। फोर्स क्राफ्टर्स यानी ऐसे लोग जो इस स्तर के युद्ध को वास्तव में प्रभावित कर सकते थे, ऐसे अस्तित्व थे जिनका सम्मान सिटी लॉर्ड व्हाइट को भी करना पड़ता। ऐसे अस्तित्व टेरन जैसी दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे और उनके पास अभी पृथ्वी पर आने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि इतनी नई दुनिया अपनी प्रतिभा के बावजूद उनकी भरपाई करने में असमर्थ है। लियोनेल जैसा कोई व्यक्ति जो आयामी पद्य के पूर्ण दायरे को नहीं समझता था, वह अभी भी इन मामलों के बारे में अंधेरे में होगा, लेकिन फरियालिस जिसने दुनिया को बहुत देखा था, निश्चित रूप से अंधेरे में नहीं होगा। फोर्स क्राफ्टर बनने की प्रतिभा रखने वाले लोग अरबों में एक थे, और वह भी तभी जब सभी दुनियाओं, प्रतिभाशाली और प्रतिभाहीन का योग लिया जाए। अगर टेरन जैसी दुनिया को देखा जाए तो अरबों की आबादी के बावजूद ऐसी एक भी प्रतिभा पाना असंभव होगा। आंतरिक दृष्टि में पहुंचने के लिए आवश्यक सीमा बहुत ऊंची थी। बल विकसित करने के लिए बस थोड़ी सी आंतरिक दृष्टि प्रतिभा की आवश्यकता थी। लेकिन शिल्पकार बनने के लिए कम से कम लियोनेल के 3 सितारा संविधान का एक सितारा बनाने में सक्षम होना आवश्यक था। जैसे कि ये दुर्लभता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, केवल प्रतिभा का होना ही न्यूनतम सीमा नहीं थी जिसे पूरा करना आवश्यक था। एक बल शिल्पकार अपनी कला के रहस्यों को आसानी से क्यों उजागर करेगा? वे अपनी तकनीकों और अपने वर्षों के शोध के परिणामों को बिना किसी मूल्य के क्यों प्रसारित करेंगे? प्रतिभावान व्यक्ति में शिल्पकार बनने की क्षमता हो सकती है, लेकिन क्या वह वास्तव में सफल हो पाएगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आपके पास वह सीखने के लिए आवश्यक संपर्क है या नहीं। जितना अधिक फरियालिस इसके बारे में सोचती, क्रैकोस के साथ उसका संघर्ष उतना ही अधिक तीव्र होता जाता, उसके होठों से उतना ही अधिक रक्त रिसता और वह उतनी ही अधिक भ्रमित होती जाती। ये नामुमकिन था, यह मुमकिन नहीं होना चाहिए था। पृथ्वी पर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने जोन रिवॉर्ड से इन हथियारों का लेन देन किया होगा। हाँ, यही होगा।
यद्यपि फरियालिस ने इतना ही सोचा था, लेकिन वह जानती थी कि अपने दिल को शांत करने के उसके प्रयास केवल मूर्खतापूर्ण थे। कैमलॉट, जो अभी अभी पृथ्वी का हिस्सा बना है, के पास इतने सारे हथियार इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त जोन साफ करने का समय कैसे हो सकता है? फरियालिस के सीने में एक तेज दर्द उठा। वह स्तब्ध होकर नीचे देखने लगी, फिर एक चुनौती भरी निगाह से क्रैकोस की ओर देखने लगी। दुर्भाग्यवश उसके बाकी समकक्षों के विपरीत व्हाइट सिटी का मुखौटा उसके सामने थोड़ा ही टूटा। उस निगाह के पीछे निराशा की जड़ें पहले ही अपने पंजे जमा चुकी थीं। लियोनेल दूर से ये सब ठंडे मन से देख रहा था। अपनी मृत्यु तक भी उन श्वेत शूरवीरों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली है। लियोनेल ने राक्षसों को जो हथियार पहनाए थे वे बेहद खास थे। हर एक के डिजाइन के केंद्र में एक बीस्ट क्रिस्टल लगा हुआ था। जब लियोनेल का सामना प्रीडेटर रेवेंस से हुआ तो उसे पता था कि उसे इस युद्ध का रुख मोड़ने का एक बड़ा मौका मिल गया है। प्रीडेटर रेवेंस की बल बाधा क्षमताएं वास्तव में काफी कमजोर थीं। नतीजतन वे केवल बल आधारित तकनीकों को ही बाधित कर सकते थे जो व्यवस्था और संगठन पर अत्यधिक निर्भर थीं। और फिर भी अगर उनका सामना लियोनेल जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से होता जिसकी आंतरिक दृष्टि असाधारण रूप से प्रबल थी, तो उसे बाधित करना एक समस्या होती, जब तक कि उनके पास बड़ी संख्या में बढ़त न हो। ये बात तो समझ में आती ही थी। टेरन कमजोर प्रतिभाओं की दुनिया थी, तो फिर वहां रहने वाले जानवर इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते थे? उनका प्रभाव बहुत सीमित था और यही बात सही भी थी। हालांकि यहीं पर लियोनेल आगे आ सकते थे। प्रीडेटर रेवेंस के फोर्स डिसर्प्शन को आधार बनाकर उन्होंने इसे यथासंभव अधिकतम सीमा तक बढ़ाया। प्रीडेटर रेवेंस की क्षमता अंततः एक सोल टाइप क्षमता थी। इस ज्ञान का उपयोग करते हुए लियोनेल ने इसे एक परिचित अयस्क टीआर ब्लैक ग्रेड अयस्क हाउलिंग टाइगर के साथ संयोजित किया। लियोनेल को छत्ते में रहते हुए यह अयस्क मिला था। दरअसल एक समय तो उसने इसे अपने दिव्य कवच का हिस्सा बनाने के बारे में भी सोचा था। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उसे एक ज्यादा मजबूत डोमेन टाइप अयस्क नहीं मिल गया। हाउलिंग टाइगर एक डोमेन सोल टाइप अयस्क था। ये किसी के मन पर आत्मा बल के जंगली उतार चढ़ाव से हमला कर सकता था जो एक दहाड़ते हुए बाघ की तरह प्रकट होता था। यह एक असाधारण रूप से मूल्यवान अयस्क था, जैसा कि इसके टीआर दर्जे से स्पष्ट था। लेकिन लियोनेल को इसके प्रभावों का इतना शक्तिशाली होना जरूरी नहीं था। इसके अलावा अगर लियोनेल अधिकतम प्रभाव भी चाहता तो उसे हर हथियार में पूर्ण सार डालने के लिए पर्याप्त अयस्क की आवश्यकता होती। यदि कोई इस बात की गणना करे कि ऐसी चीज की लागत कितनी होगी, तो चौथे आयाम की दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति भी इसकी कीमत महसूस करने लगेंगे। ऐसा करने के बजाय लियोनेल को बस प्रत्येक हथियार में हाउलिंग टाइगर अयस्क का एक छोटा सा टुकड़ा शामिल करना था। इस प्रकार इसके हाउलिंग प्रभाव का उपयोग करके राक्षसों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की बल विघटन क्षमता को बढ़ाना था। जब इन हथियारों का उपयोग किया जाता था तो योद्धा के चारों ओर लगभग 2 मीटर का एक छोटा सा क्षेत्र होता था, जहां चौथे आयाम के मानक के भीतर बल बिल्कुल बेकार हो जाता था। जैसा कि कहा गया है, इन खजानों में एक स्पष्ट कमजोरी थी। हालांकि यह विरोधियों पर असर डालता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह मित्रतापूर्ण गोलाबारी का शिकार भी होता था। ये खजाना न सिर्फ साथियों को बल प्रयोग करने से रोकता था, बल्कि हथियार चलाने वाला भी जरा भी बल प्रयोग नहीं कर पाता था। क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपने शरीर से सीधे हथियार में बल डालने के अलावा बल से संबंधित कुछ भी करना असंभव था। इस हथियार की इतनी कमजोरी के कारण ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे। कई योद्धाओं के लिए ये समझौता करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। बल कई क्षमताओं का आधार है, इसके बिना ये हाथ पीठ के पीछे बांधने जैसा होगा। लेकिन राक्षस अलग थे। वे खास तौर पर अपनी शारीरिक बनावट के लिए जाने जाते थे। इंसानों की तुलना में वे इस मामले में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके अलावा जहां टेरन के योद्धा अपनी क्षमताओं और बल से लड़ने के आदी हो चुके थे, वहीं कैमलॉट के राक्षस लंबे समय से बिना किसी खास फायदे के लड़ने के आदी हो चुके थे। इसके अलावा राक्षस बड़े और भारी थे। बिना बल के उन्हें खत्म करना भी मुश्किल था। आखिरकार ऐसे हथियार किसी राक्षस सेना के लिए बिल्कुल सही थे। लियोनेल की हरकतें मानो किसी बाघ को पंख दे रही हों। तभी लियोनेल का ध्यान पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ते हुए मंच की ओर गया। उन्हें शायद अब भी इस बात का एहसास नहीं था कि उनके लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन लियोनेल का उन्हें जरा भी बख्शने का कोई इरादा नहीं था। लियोनेल ने हाथ हिलाया, जिससे क्रॉसेबो की एक पंक्ति प्रकट हो गई। चेन डोमेन।
कोई सोच सकता है कि टेरन जैसे फोर्स क्राफ्टर्स के बिना दुनिया इन क्रॉसबो जैसे शक्तिशाली घेराबंदी के हथियार कैसे बना सकती है। लेकिन जवाब आसान था। अति इंजीनियरिंग। इंजीनियरों के क्षेत्र में अति इंजीनियरिंग एक ऐसी अवधारणा थी जिसका उद्देश्य अतिरेक को इंगित करना था। कभी कभी यह जानबूझकर किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संरचना कभी विफल न हो। लेकिन कभी कभी यह अतिरेक अक्सर संसाधनों की बर्बादी का प्रतीक बन जाती थी। दूसरे मामले में जरूरत से ज्यादा इंजीनियरिंग करना आमतौर पर बिना अनुभव या समझ वाले लोगों की मूर्खता होती है। ये हीरे से पुल बनाने जैसा होगा, सिर्फ इसलिए कि हीरा कम कीमत वाले स्टील की तुलना में बहुत मजबूत पत्थर है। कोई मूर्ख ही ऐसा काम करेगा। अपने कौशल की कमी को पूरा करने के लिए टेरन ने उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की अधिकता की। क्रॉसबो की पुली संरचना अपरिष्कृत टियर 7 अयस्कों से बनी थी और टियर 7 और 8 के जानवरों के टेंडन से खींची जाती थी। अंततः क्रॉसबो का इस्तेमाल बेहद असुविधाजनक था। न केवल निशाना लगाना लगभग असंभव था, बल्कि इसे लोड करने के लिए भी एक योद्धा की ताकत की जरूरत होती थी, जो युद्ध के मैदान में कहीं बेहतर काम कर सकती थी। और क्रॉसबो जितने बेकार थे, उनमें इस्तेमाल होने वाले बोल्ट उससे भी ज्यादा दुखद थे। लियोनेल इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। हालांकि अब जब ये क्रॉसबो लियोनेल के कब्जे में थे, तो फिर उनमें वही कमजोरियां कैसे हो सकती थीं? तैरते हुए प्लेटफॉर्म के पीछे खड़े स्काउट की आंखें चौड़ी हो गईं, कुछ तो सदमे से और कुछ उलझन से। उसने क्रॉसबो को अच्छी तरह पहचान लिया था, क्योंकि टियर 5 योद्धा की ताकत के बिना किसी के लिए भी उन्हें लोड करना नामुमकिन था। और ऐसे अस्तित्व के लिए भी अपनी पूरी ताकत और कई मिनट लगाने पड़ते। आखिर यह युवक 500 क्रॉसबो को एक पंक्ति में रखकर क्या कर सकता है? फिर भी स्काउट ने कोई जोखिम नहीं उठाया। सुरक्षा बढ़ाओ। बल का तीव्र उतार चढ़ाव उमड़ पड़ा। जल्द ही अनगिनत उड़ते हुए जानवरों द्वारा उठाया गया तैरता हुआ मंच एक मोटी भ्रामक ढाल से ढक गया। लियोनेल ने इस दृश्य को भावशून्य होकर देखा। उसका चेन डोमेन धीरे धीरे क्रॉसबो की पुली को घुमा रहा था और एक के बाद एक अपने लक्ष्य को थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। एक प्रीडेटर रेवन बीस्ट क्रिस्टल से लियोनेल 10 हथियार बना पाया। हालांकि नीचे केवल 2000 या इतने ही राक्षस लड़ रहे थे। तो उसने बाकी का क्या किया? लियोनेल की ठंडी निगाहें प्लेटफॉर्म पर टिकी रहीं। उसकी काली पोशाकें तेज हवाओं में लहरा रही थीं। इतनी ऊंचाई पर हवा न सिर्फ ठंडी थी, बल्कि तेज और तीखी भी थी। माहौल बिल्कुल उपयुक्त लग रहा था। एक विचार के साथ लियोनेल ने एक साथ सभी 500 क्रॉसबो चला दिए। उन पलों में ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण आसमान टूट पड़ेगा। तारांकन तारांकन। रक्त प्रभु। सिटी लॉर्ड व्हाइट को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन आईना के पतले हाथों ने उसका गला जकड़ रखा था, जिससे उसके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह मुश्किल से हो पा रहा था। फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलना तो दूर की बात थी। आईना की उदासीन निगाहें सिटी लॉर्ड व्हाइट की राक्षसी आंखों में गड़ी रहीं। और तभी हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। सिटी लॉर्ड व्हाइट की विद्रोही निगाहें आईना पर टिकी रहीं, लेकिन जो भी रोशनी उसमें थी वह बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। आईना ने सांस ली। शांत युद्ध क्षेत्र की विस्मयकारी निगाहों के सामने मृत सिटी लॉर्ड व्हाइट से रक्त की एक धारा प्रकट हुई, जो उसके मुंह में प्रवेश कर रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेखक का नोट नीचे दिसंबर 23-21। आईना लाशों के ढेर के बीच खड़ी थी, उसकी पतली गर्दन झुकी हुई थी। उसके चिकने होठों से टपकती लालिमा की हल्की सी झलक रूह को झकझोर रही थी। उसकी हर हरकत बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। जिन लोगों ने शुरू से आखिर तक सब कुछ देखा था, उनके लिए जो कुछ हुआ था उससे सामंजस्य बिठाना मुश्किल था। एक पल में वे अपनी ही निराशा के गहरे गर्त में डूब गए थे। लेकिन अगले ही पल उनके जीवन पर नियंत्रण रखने वाले दुश्मन अचानक मर गए। जब आईना ने सिटी लॉर्ड व्हाइट से युद्ध शुरू किया तो बहुत जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि व्हाइट अपनी असली शक्ति दिखाने में पूरी तरह असमर्थ है। बिना किसी विकल्प के 5 व्हाइट नाइट्स ने अपनी लड़ाई की ओर कदम बढ़ा दिए और अंततः उन्हें वध का पात्र बनना पड़ा। व्हाइट सिटी की इस युद्ध को जीतने की जो भी उम्मीदें थीं, वे सब धराशायी हो गईं। जैसे जैसे उनके सिटी लॉर्ड की जान जाती गई, उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आईना का शरीर अकल्पनीय शक्ति से धड़क रहा था। उसकी त्वचा एक स्वस्थ लाल रंग से लाल हो गई और उसके होठों से संतुष्टि की एक हल्की आह निकल रही थी। सिर्फ उस ध्वनि से ही सुनने वालों की हड्डियां नरम पड़ जाती थीं। जिस तरह से वह उनके कानों को कोमलता से झंकृत करती थी, उससे उन्हें ऐसा लगता था मानो उनकी सारी हिचकियां एक एक करके टूट रही हों।
अगर वह उन्हें इसी क्षण मौत के मुंह में कूदने के लिए कहे तो उनमें से एक भी हिचकिचाएगा नहीं। आसमान में मोड्रेड ने हल्की भौहें चढ़ाकर यह सब देखा, अपने मन पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे भी मानना पड़ा कि वह पहले कभी किसी स्त्री की ओर इतना आकर्षित नहीं हुई थी। आईना के पैरों पर झुककर चूमने से खुद को रोकने के लिए उसे पूरी इच्छाशक्ति लगानी पड़ रही थी। क्या यही राक्षस है? पिछली बार से इतना अलग क्यों है? मोड्रेड दूसरों से अलग जानता था कि ऐसे समय भी आएंगे जब आईना अपनी विवेक बुद्धि खो देगी। ऐसा नहीं था कि वह कोई और इंसान बन गई थी, वह वही आईना थी। बस इस अवस्था में वह अब अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। वह जब चाहे जो चाहे करती थी। लियोनेल की मुलाकात आईना के इस रूप से पहले सिर्फ एक बार जोन में प्रवेश के दौरान हुई थी। उस समय आईना बिना किसी परवाह के अंग्रेजों के समुद्र में गोता लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सहनशक्ति अनंत हो गई हो और उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई हो। हालांकि लियोनेल सच्चाई देख सकता था। उसने देखा कि वह थकान की कगार पर थी और उसका शरीर कभी भी गिर सकता था। हालांकि लियोनेल को उस समय जो हुआ था उसके बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन उसने मान लिया कि यह आईना के वंश से जुड़ा होगा। आखिरकार तब उसे एहसास हुआ था कि आईना के खून में भी कुछ खास बात है। डायमेंशनल वर्स के बारे में कम जानने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनेल ने बस यही मान लिया कि आईना ने अपने खून में जो भी विचित्रताएं छिपाई हैं वे उसके वंश तत्व से जुड़ी होंगी। और चूंकि वंश तत्व किसी के परिवार से ही उत्पन्न होता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लियोनेल जानता था कि आईना अपने परिवार से कितनी नफरत करती है, उसने उससे और जानकारी के लिए कभी जोर नहीं दिया। हालांकि शायद ये चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी वे दिखती थीं। मोड्रेड को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार का दृश्य पिछली बार से इतना अलग क्यों था। शायद इसकी वजह सिटी लॉर्ड वाइट का रूप था या शायद इसलिए कि आईना का विकास हुआ था। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, मोड्रेड दो बातों के बारे में निश्चित था। पहली बात तो ये थी कि ऐसी अवस्था में ऐना बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि सिटी लॉर्ड वाइट उसकी उपस्थिति से दबा हुआ लग रहा था, फिर भी वह टियर 7 का अस्तित्व था। इतना ही नहीं, उसकी क्षमता रक्त से संबंधित होने के कारण उसका शोधन स्तर इस स्तर पर सामान्य अस्तित्व से कहीं अधिक था। फिर भी आईना ने उसके साथ खिलौने जैसा व्यवहार किया था। दुर्भाग्यवश अभी भी दूसरी बात बची हुई थी जिसके बारे में मोड्रेड निश्चित था। युद्ध क्षेत्र में दिल की धड़कन की आवाज गूंज उठी। आईना, जो एक पल में एक आकर्षक मुद्रा में खड़ी थी, अचानक स्पष्टता पा गई। उसकी आंखें, जो अब तक भावहीन अथाह गड्ढा बन चुकी थीं, दर्द की झलक से चमक उठीं। उसके चारों ओर अंधेरे का एक भारी सा वातावरण घूम गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आईना का चेहरा गंदे काले खून की नदी में बह गया। जो शापित जो कुछ देर पहले ही उसके अंदर समा गए थे, वे पूरी ताकत से वापस आ गए, और पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी। आईना को सिटी लॉर्ड वाइट द्वारा झेले गए दमन से भी बदतर दमन का सामना करना पड़ा। उसके शरीर की नसें एक के बाद एक काली पड़ गईं, उसका चेहरा इतना सूज गया कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। उसका शरीर सिकुड़कर अपने मूल आकार में आ गया। लेकिन इस बार जहां पहले निशान सिर्फ उसके चेहरे पर थे, वे उसकी गर्दन तक पहुंच गए थे और रेंगते हुए उसके दिल तक पहुंच गए थे। ऐना अकड़ गई, उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह खांसने लगी, उसके होठों से और अधिक गंदा काला खून रिसने लगा। ऐना, मोड्रेड की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आसमान से नीचे उतरी, उसके चेहरे पर चिंता की झलकें उभर आईं। खुद भी शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी कि वो इस छोटी बच्ची को लेकर इतनी सुरक्षात्मक क्यों थी। लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि वो अपने साथ कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती थी। हालांकि उस क्षण में मोड्रेड ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो हिला। नूह और जेसिका शुरू से ही अग्रिम मोर्चे पर थे। हालांकि वे उतना बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाए जितना वे चाहते थे, लेकिन कोई भी उन पर कोशिश न करने का आरोप नहीं लगा सकता था। लेकिन इस समय ये कोई ऐसा मामला नहीं था जो किसी भी तरह से प्राथमिकता लेता। पहले नूह आईना को कुछ समय के लिए जाने देने को तैयार था क्योंकि उसकी ताकत उसे परेशान नहीं कर रही थी। दुर्भाग्य से अब स्थिति बदल चुकी थी। आईना इतनी शक्तिशाली थी कि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह दोबारा ऐसी स्थिति में आए तो उसके लिए कोई मौका नहीं बचेगा। दरअसल उसे लग रहा था कि उसकी मौजूदगी के आगे वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं उठा सकता। इस भावना ने उसे एक राजकुमार के रूप में घुटन महसूस कराई। अगर वह सचमुच ब्रेजिंगर परिवार की सदस्य थी तो उसे हिरासत में लेना ही था। इसके बाद उसके दादा क्या फैसला लेते, इससे अब उसका कोई लेना देना नहीं था।
बिना किसी हिचकिचाहट के नूह आगे बढ़ा। मानो मौन सहमति से जेसिका एक कदम भी पीछे नहीं हटी। आप मोड्रेड की भौहें तन गईं। हालांकि वह ये तो नहीं कह सकती थी कि उसे इस बदलाव से कोई आश्चर्य हुआ, फिर भी वह कुछ हद तक अचंभित थी। उसका पूरा ध्यान आयना की हालत पर केंद्रित था, इसलिए उसे इस बात की कोई खास चिंता नहीं थी कि इस समय दूसरे क्या सोच रहे होंगे। राजा आर्थर ने भौहें चढ़ाईं। ठहरो, रुको, उसने लैंसलॉट से जल्दी से कहा। वह नाइट के साथ था, लेकिन लग रहा था कि वह वहां नहीं रह पाएगा। लियोनेल के उलट राजा आर्थर को 3 स्टार मैच आर्ट का जादू करने में कई पल लगे। न सिर्फ वह समय नहीं निकाल पा रहा था, बल्कि उस समय अपने शरीर की हालत को देखते हुए वह लैंसलॉट को ठीक करने की सहनशक्ति भी नहीं जुटा पा रहा था। आगे बढ़ने की क्रिया मात्र से ही आर्थर को ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां कभी भी टूट जाएंगी। अपने आदमियों और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वह सिटी लॉर्ड व्हाइट के खिलाफ मुख्य अग्रिम पंक्ति का योद्धा बन गया था, और ऐसा लग रहा था कि अब यही बात उसे वापस डसने वाली है। नूह की अभिव्यक्ति उदासीन बनी रही, उसका पैर अचानक विस्फोटक रूप से आकार में बढ़ गया। टकराना। उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से दौड़ रहा था, और बची हुई दूरी पलक झपकते ही पार कर गया। जब तक वह जमीन पर उतरा, उसका पैर अपनी मूल लंबाई पर आ चुका था और वह आईना के बगल में था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे इतना बड़ा कर दिया कि वह आईना को पूरी तरह से पकड़ सके। उस पल इतने करीब होने के कारण उसे उससे आती बदबूदार हवा की गंध आ रही थी, मानो वह गंदे नाले में कदम रख चुका हो। ये बदलाव कुछ पल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग था। आईना अपने आसपास हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रही थी। जोरदार खांसी के दौरे उसके शरीर को हिला रहे थे, हर उबकाई के साथ खून और बदबूदार तरल पदार्थ का मिश्रण बाहर निकल रहा था। ये बताना मुश्किल था कि यह सिर्फ एक भयानक खांसी थी या उसे उल्टी हो रही थी। जैसे ही नूह का बड़ा हुआ हाथ आईना को गले लगाने ही वाला था, उसे खतरे की बू आई। लेकिन जेसिका उसके साथ थी। एक साधारण आदेश के साथ जेसिका के नियंत्रण में राक्षसी जानवर आगे बढ़े और ऊपर से मोड्रेड के काले तीरों की वर्षा को रोक दिया। बिना किसी सस्पेंस के हर एक को छेद दिया गया और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। लेकिन जेसिका जरा भी नहीं हिली। उसने तो इन सभी राक्षसी जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वह उन्हें तोप के चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास केवल तोप का चारा था। जेसिका ने अपनी कमर से लटके पॉलिश किए हुए कंचों के एक सेट को पकड़ लिया। जैसे ही मोड्रेड की गति धीमी हुई, उसने उनमें से एक कंचा आगे की ओर उछाल दिया। एक पल में तो वह किसी बच्चे के खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका आकार विस्फोटक रूप से बढ़ गया और वह एक विशालकाय 4 भुजाओं वाला सफेद वानर बन गया। बंदर की दहाड़ से आसमान हिल गया जब वह मोड्रेड की ओर बढ़ रहा था, और उसने 4 हथौड़ों की मुट्ठियों से उसके उतरने को रोक दिया। जेसिका अब तक अपने निजी जानवरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने उनमें बहुत ज्यादा निवेश कर दिया था। जन्म के समय उनमें से किसी की भी क्षमता एस ग्रेड से कम नहीं थी और न ही उनमें से किसी को भी बेहतरीन पोषण और बेहतरीन माहौल में पाला गया था। हालांकि वे अंततः शिशु ही थे। ऐसा नहीं था कि वे भाग लेने के लिए बहुत कमजोर थे। दरअसल वे जेसिका के सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते थे। बस उस बड़ी योजना में ये सब करना उचित नहीं था। लेकिन अब जब उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह उसके प्यारे बच्चों के जीवन के लिए खतरा नहीं होगा, तो उसे अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मॉडरेट की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन युद्ध की अनुभवी होने के नाते उसकी प्रतिक्रिया की गति अभी भी भयावह रूप से तीव्र थी। उसकी हथेली के एक ही झटके से दर्जनों काली ढालें उसके सामने प्रकट हो गईं। इस वानर में हवा में पैंतरेबाजी करने की कोई क्षमता नहीं थी। बस एक पल की देरी से उसे एक और छायादार मंच से आगे निकलने और दिशा बदलने का पर्याप्त समय मिल गया और वह वानर को पीछे छोड़ गया। लेकिन जब तक वह ऐसा करती, नूह का बड़ा हुआ हाथ पहले ही आयना के शरीर के चारों ओर लपेटना शुरू कर चुका था। राजा आर्थर युद्ध के मैदान में दाखिल हुए, उनकी निगाहें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। आयना ही वो वजह थी जिसकी वजह से कैमलॉट अब खड़ा रह सका। उसका इरादा उसे यूं ही ले जाने का नहीं था। तभी आसमान में तेज नीली धारियां फैल गईं। बर्फ के भालों की एक जानी पहचानी बौछार नूह की कलाइयों पर पड़ी, जिससे उसकी भौहें तन गईं। उसका हाथ तुरंत सिकुड़कर अपने मूल आकार में आ गया और जेवलिन के रास्ते से हट गया। इस समय तक नील और बाकी लोग भी प्रतिक्रिया दे चुके थे। ये जानते हुए कि उनके राजकुमार और जेसिका को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा,
वे भी आगे बढ़े और गोलमेज के बाकी शूरवीरों को रोक दिया। नील ने लगभग 2.5 मीटर लंबा भाला लहराया और रानी गुनिवेरे के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व किया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास अकेले रानी का मुकाबला करने की ताकत नहीं है, लेकिन इसलिए उसने सहायता जुटाई थी। नूह ने इस बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक बार फिर आयना की ओर बढ़ा। लेकिन तब तक राजा आथबा की बची दूरी तय कर चुके थे और राजकुमार पर एक्सकेलिबर तान चुके थे। नूह ने अपनी विशाल कृपाण निकाली तथा आथ को रोकने के लिए ऐना के एचते शरीर तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी। मोड्रेड ने अपनी छड़ी घुमाई। एक बार फिर तीरों की बौछार हुई, जिसने नूह को उसकी विपरीत दिशा से जकड़ लिया। नूह की नजरें सिकुड़ गईं। उसने जेसिका को अपनी पीठ की रक्षा करने देने की सोची, लेकिन उसी पल आथ की तलवार उसकी कृपाण से टकरा गई। ब्लेडों की गहरी, गूंजती टक्कर ने युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और नूह को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। नूह ऐना की पहुंच से बाहर निकल गया और उसकी पीठ पर तीरों की वर्षा होने लगी। जेसिका ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चाबुक एक के बाद एक कई बार चला। पलक झपकते ही युद्ध का मैदान 3 हिस्सों में बढ़ गया। नाइट्स और गाइनवेरे बनाम नाइल की टीम, नूह बनाम आथ, और अंत में जेसिका का सामना मोड्रेड से हुआ। वे आयना के एचते शरीर के चारों ओर त्रिकोणाकार खड़े थे। दबाव स्पष्ट रूप से बढ़ रहा था।